नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भाजपा सरकार के गवर्नर डाल तो झारखंड के मुख्यमंत्री पात चल रहे हैं, यानी दांव चलने से पहले ही मात देने की तैयारी हो गई है। यूपीए गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों और मीडिया को एक बार फिर से गच्चा दिया है। बताएंगे क्या है मामला। वहीं पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की चौखट पर है और भाजपा के सीएम पर 13,000 स्कूल के प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नरेंद्र मोदी को लिखा है लेटर। बताएंगे क्या है मामला। वहीं पर दोस्तों, तमाम कोशिश के बावजूद बिल्किस बानो के न्याय को दबाने की कोशिश एक बार फिर से फेल होती नजर आ रही है। बताएंगे 130 पूर्व नौकरशाहों ने किस तरीके से सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखते हुए इस मामले पर दखल देने की बात कही है। वहीं पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में संघर्ष का नया रूप देखने को मिलेगा। साथ साथ आपको बताएंगे मोदी के गुजरात के दौरे से पहले गुजरात के कच्छ में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर के मीटिंग के बाहर भाजपाइयों में जमकर चले हैं लात घूसे। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के उठाने वाले कदम से 2 कदम आगे चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर झारखंड के सियासी संकट बढ़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने समर्थकों के साथ राज्य में सरकार बचाने के लिए एकजुट हो गए हैं। यूपीए गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के कुल मिलाकर 41 विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों इससे पहले झारखंड के गवर्नर आनंद फानन में दिल्ली से रांची पहुंचे थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिकमेंडेशन लेटर में लिख कर दिया है उसको खोलने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री का पद जा सकता है, इस तरीके का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक गवर्नर ने उस लेटर को नहीं खोला है, जिसके बाद सियासी गलियारों में खबरों को इकट्ठा करने वाले लोग बताते हैं कि कहीं न कहीं सरकार को गिराने के लिए पूरी प्लानिंग करने के बाद इस लेटर को खोला जाएगा। यानी दोस्तों इससे पहले 3 कांग्रेस पार्टी के विधायकों को पकड़ा गया था सरकार तोड़ने के मामले में, सरकार गिराने के मामले में, तो अब उसी से जोड़कर बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं पूरी बड़ी तैयारी की गई थी ऑपरेशन लोटस करने की। लेकिन राज्य के अंदर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक ऐसा बयान दे दिया, उसके बाद यूपीए गठबंधन झारखंड में इतना एक्टिव हो गया है कि मुख्यमंत्री ने खुद जिम्मेदारी संभालते हुए 41 विधायकों को खूंटी में लतरातू डैम पर बने रिजॉर्ट में पहुंचा दिया है। दोस्तों सीएम के साथ विधायकों ने इस रिजॉर्ट में अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने कोलकाता की एक कंपनी के 2 वोल्वो बस को एक साथ लेकर सुबह से ही अपने विधायकों को इकट्ठा करके छत्तीसगढ़ की तरफ जा सकते हैं, इस तरीके से मीडिया में खबर फैला दी गई दोस्तों। जिसके बाद गोदी मीडिया के लोग छत्तीसगढ़ पर फोकस करने लगे और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई नेताओं ने इसका खंडन किया है कि छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। बता दें आपको कि अचानक से प्लान बदल दिया गया दोस्तों। गोदी मीडिया को भ्रम में रखा गया था कि हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, लेकिन विधायकों को झारखंड के ही खूंटी में शिफ्ट कर दिया गया है। इस प्लान को हेमंत सोरेन के करीबी रणनीतिकार ने गोपनीय तरीके से अंजाम दिया है। कई विधायकों को आधी रात में उनके घर से पिकअप किया गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच में रांची लेकर आया गया। इसकी खबर किसी को ना दी गई, ना ही किसी ने लीक की। आपको बता दें कि बस के चालक और अन्य कर्मियों के मोबाइल फोन को बंद करा दिया गया ताकि कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं जाए और खबर ये फैला दी गई कि रायपुर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर तोड़ने की तैयारी चल रही होगी। लेकिन मामला एकदम से पलटा हुआ नजर आया जब सारे विधायकों को हेमंत सोरेन ने खूंटी जिले के लतरूम डैम पर बने रिजॉर्ट में पहुंचा दिया दोस्तों, और उनका अस्थायी ठिकाना यहां बना दिया गया है। कुल मिलाकर भाजपा और गोदी मीडिया के लोगों को गच्चा दिया गया है एक बार फिर से यूपीए गठबंधन और उनके नेता हेमंत सोरेन ने। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटक के अंदर कभी भी किसी भी वक्त हो सकते हैं चुनाव, लेकिन अगर प्रॉपर टाइम पर चुनाव कराए जाए तो भी 6 महीने का समय नहीं बचा है। कर्नाटक में करीब 13,000 स्कूलों के प्रतिनिधियों के एक संगठन ने सूबे के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के अंदर एसोसिएट मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल और द रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये शिकायत की है दोस्तों। 13,000 से ज्यादा स्कूल इसके अंदर आते हैं और दोनों ने मिलकर इस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया है कि बिना किसी लॉजिक के तर्कहीन, भेदभावपूर्ण और गैर अनुपालन मापदंड केवल गैर सहायक प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू किए जा रहे हैं। इसके कारण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। संघ ने दावा किया है कि राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश से कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन शिकायतें और दलील अनसुनी कर दी जा रही है। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया कि शिक्षा मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि बीजेपी के 2 अलग अलग मंत्रियों ने वास्तव में उन स्कूलों के बजाय बजट स्कूलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जो अधिक से अधिक निवेशकों को निवेश करने की अनुमति देकर शिक्षा के व्यवसायीकरण कर रहे हैं। सीधे माता पिता पर प्रति बच्चे शुल्क की लागत बढ़ाई जा रही है। कई और आरोप लगाते हुए नई शैक्षिक संस्थानों की शुरुआत के बावजूद सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अभी भी स्कूल तक नहीं पहुंचाई गई है और कई सारे और आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जिनकी कुर्सी पहले ही खतरे में है और किसी भी वक्त बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तक बदल सकती है, इस तरीके की चर्चाएं हैं, फिर एक बार बुरी तरीके से निशाने पर आ गए हैं। देखते हैं इस मामले पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या करता
आता है दोस्तों, क्या बसवराज बोम्मई की छुट्टी की जाएगी या फिर भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद बसवराज बोम्मई के साथ बीजेपी बनी रहेगी? उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद भाजपा की सरकार कोई बदलाव नहीं करेगी। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले ये जो फैसले हैं इसी से आगे की दिशा और दशा तय होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस में 130 से ज्यादा पूर्व लोक सेवकों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है खुला लेटर। गलत फैसले को सुधारने का अनुरोध किया गया है दोस्तों। पत्र में पूर्व लोक सेवकों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुजरात सरकार के द्वारा पारित छूट के आदेश को रद्द करने और गैंगरेप व हत्या के दोषी 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए वापस जेल भेजने के लिए कहा है। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की समय से पहले ही जेल से रिहाई के खिलाफ 130 से ज्यादा पूर्व लोक सेवकों ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखते हुए इसमें कहा, भयावह गलत फैसले को सुधारने का अनुरोध हम आपसे करते हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाल फिलहाल के अंदर ही बदले गए हैं, यानी एनवी रमन्ना के बाद यूयू ललित ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला है दोस्तों। और ऐसे में उनसे उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उस मामले पर इंटरवीन करेंगे और न्याय को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये रेयर ऑफ रेयर केसों में से एक है जिस मामले पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद पहले ही सजा से छोड़ दिया गया है। और जिस कमेटी ने ये फैसला लिया है उसके अंदर पॉलिटिकल रंग होने का भी आरोप लग रहा है, भाजपा के मेंबर होने के आरोप लग रहे हैं। देखते हैं इस मामले पर कोर्ट क्या फैसला लेता है और भाजपा सरकार गुजरात क्या जवाब देती है। उसके इस फैसले को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि देश के अंदर 2024 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में एक बार फिर से सीधी लड़ाई देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश के अंदर भी शुरू कर दी है, यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर आम आदमी पार्टी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आई। इस फैसले के बाद सरकार से 15 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांगा गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह का कहना है कि सरकार 15 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दे या फिर अपनी गद्दी छोड़ दे। एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में हाल फिलहाल के अंदर होने वाले चुनाव के दौरे पर पहुंचे थे और उससे पहले दोस्तों गुजरात के कच्छ में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आ रही है। स्मृति वन में 4 किलोमीटर दूर गाँव में हत्या के बाद तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे से पहले कच्छ जिले के भुज में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आई है। बता दें कि शुक्रवार शाम यानी 2 दिन पहले गुजरात में भुज के माधापुर में 2 समुदाय के बीच में तनाव की स्थिति देखने को मिली। एक समुदाय के युवक की हत्या कर दी गई थी, वहीं पर युवक का अंतिम संस्कार शनिवार सुबह को किया गया। बता दें कि अंतिम संस्कार से लौट रहे लोगों के भीड़ ने दूसरे समुदाय के एक धार्मिक स्थल और दुकानों पर धावा बोल दिया। फिलहाल भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात की गई है और इसके मद्देनजर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस तरीके की हरकतें सामने आने के बाद लोगों के मन में कई सारे सवाल है। क्या गुजरात के चुनाव से पहले इस माहौल को और ज्यादा गरमाने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। उम्मीद करते हैं कि कच्छ पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया है ये ठीक हो। एक और बड़ी खबर यह है कि सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में ड्रग्स तस्करी और रेस्तरां के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है दोस्तों। गोवा पुलिस ने शनिवार को हरियाणा बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में एक ड्रग्स तस्कर और एक रेस्तरां के मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के उप अधीक्षक जीवा दलवी ने न्यूज चैनल को बताया है कि नशीली पदार्थ के तस्कर दत्ता प्रसाद गांवकर और रेस्तरां के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की हत्या के मामले को लेकर कई सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री को क्या इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाजपा के लोग जो चिल्लाकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर महाराष्ट्र की सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। क्या सोनाली फोगाट की इस तरीके की निर्मम हत्या के मामले पर क्या गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि जो नियम महाराष्ट्र में लागू कर रही थी बीजेपी उसके समर्थक, क्या वो नियम गोवा में लागू किए जाएंगे या फिर केवल महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए, उसे डिफेम करने के लिए गोदी मीडिया के पत्रकार और बीजेपी के लोग मिलकर सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठा रहे थे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। और आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की हरकतें की जाएगी तो इसे लोगों को समझना चाहिए कि बार बार किसी सरकार को गिराने से पहले उसे डिफेम किया जाता है, जैसा कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को SSR के मुद्दे पर किया गया था। आप लोग जानते हैं इस मामले पर इस तरीके की हरकतें देखने को मिली थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फडणवीस होंगे अगले सीएम। बीजेपी शिंदे सेना गठबंधन से मिले आपसी तल्खी के संकेत, लेकिन नेताओं ने इस मतभेद को कम करके आंका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के साथ बीजेपी के द्वारा गठबंधन किए जाने के 2 महीने से भी कम का समय हुआ है। दोनों सहयोगियों के बीच में आपसी तल्खी के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। हालांकि फिलहाल के लिए दोनों पक्षों नेतागण इस मतभेद को ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं है। सबसे पहला मतभेद इस बात से स्पष्ट हो गया है कि राज्य मंत्रिमंडल, जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री थे, के गठन के 40 दिन तक किसी विभाग का आवंटन नहीं किया गया था। उसके बाद विभाग का आवंटन किया गया है, लेकिन शिंदे गुट के कुछ मंत्री काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखते हैं अब ये गठबंधन कितना आगे बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि कई सारे लोग और खासकर पॉलिटिकल पंडित प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा दिनों तक ये गठबंधन नहीं चल पाएगा, क्योंकि असिमेट्री का मामला है। एक तरफ भारी संख्या में बीजेपी के पास MLA है, जबकि शिंदे गुट के पास काफी कम संख्या में MLA हैं। इसके बावजूद शिंदे सरकार चला रहे हैं
हैं, जैसा कि भाजपा ने बिहार में भी किया था और नीतीश कुमार की सरकार बनवा दी थी। लेकिन बाद में आपने देखा क्या हुआ, क्योंकि सरकार में कितना किसका दखल होगा इसको लेकर ही आपस में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। बड़े पद पर मुख्यमंत्री बैठे रहेंगे, लेकिन भाजपा के पास विधायकों की ज्यादा शक्ति होगी तो कहीं ना कहीं आपस में क्लैश भी देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों के अंदर काफी ज्यादा मतभेद की स्थिति उभर कर सामने आ सकती है दोस्तों। वहीं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कोलकाता के ICCR ऑडिटोरियम में मीटिंग कर रहे थे और इस मीटिंग के दौरान उनका कार्यक्रम था A20 कार्यक्रम, जिसके तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री बंगाल भाजपा के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य और पूर्व राज्यसभा की नेता और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी इस दौरान मौजूद थे दोस्तों। लेकिन बड़ी बात जो देखने को मिली है ये कि ऑडिटोरियम के बाहर बीजेपी के दो समर्थक के गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए इस अवसर पर एक व्यक्ति को कहते हुए सुना गया कि आप मीटिंग में क्या कर रहे हैं, आप TMC के दलाल हैं और इस मीटिंग में क्या कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजेपी की ओर से ऑडिटोरियम में मोदी @20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर ऑडिटोरियम में भारी संख्या में भाजपा के समर्थक उपस्थित थे, लेकिन बाहर बीजेपी के समर्थक आपस में मारपीट कर रहे थे और एक दूसरे पर TMC का दलाल होने की बातें कर रहे थे। कुल मिलाकर दोस्तों जमकर लात घूसे चलते रहे और मंत्री जी अंदर भाषण देते रहे। माफ करिए, पूर्व मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो कभी मोदी सरकार में ऐसे नजर आते थे कि उनका मंत्री पद कभी नहीं जाएगा, लेकिन भाजपा ने पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है और अब ऑडिटोरियम में जाकर मोदी @20 पर भाषण दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के CM बनेंगे गुलाम नबी आजाद। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमीन भट्ट ने दावा किया है कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के अगले CM बनने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी नई पार्टी फ्लोट करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज करने का वादा किया गया है दोस्तों। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस ने शनिवार को जन आरोग्य संकल्प पत्र शीर्षक के साथ में अपने स्वास्थ्य घोषणा पत्र का ऐलान किया है, जिसमें सत्ता में आने के बाद 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज किए जाएंगे। संकल्प पत्र के अनुसार सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और नागरिक अस्पतालों को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की तरह 5 स्टार बनाया जाएगा। बेटे बेटियों की असमान जन्म दर को सही करने के लिए विशेष नीति सामने लाई जाएगी। यूपीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में गुजरात को मिलेगी प्राथमिकता। वहीं पर 125 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में बनाया है। दूर दराज के गाँव को मिलेंगे मोबाइल सरकारी अस्पताल, इस तरह की घोषणा की गई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और तकनीकी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन में भर्ती दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि दिल्ली पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ पद यात्रा निकाली है और आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया पर हो रही जांच एजेंसी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए मनीष सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा संभाला है दोस्तों। वहीं पर दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के लोग भी भाजपा पर भ्रष्टाचार करने और विधायकों को तोड़ने का आरोप करके घेर रहे हैं दोस्तों। इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? वहीं पर अखिलेश यादव ने शक्ति प्रदर्शन करने को लेकर अपने विधायकों को नया टास्क दे दिया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव 2024 से पहले सपा की ताकत दिखाने की तैयारी में लग गए हैं। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी शक्ति दिखाने की मुहिम तैयार कर ली है। निकाय पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी ने उसके क्षेत्र के विधायकों को नामित कर दिया है दोस्तों। इसके अलावा जो MLA नहीं है उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को पर्यवेक्षक के तौर पर बनाया गया है। कुल मिलाकर एक अच्छी खासी तैयारी देखने को मिल रही है दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में मजबूती से चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव को टारगेट करने का प्लान रख रखा है, यानी छोटा टारगेट पहले प्राप्त करेंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव में बड़ा टारगेट प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं कितना सफल हो पाता है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो अभी से बनानी पड़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दोस्तों अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बड़ी खबर की माने तो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेतृत्व नहीं है, ये भाजपाइयों के लिए कड़वा सच है। बिहार में यादव राजनीति पर तल्खी बढ़ती जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को ठंडा किए जाने की कथित धमकी के मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले उन्हें ठंडा करके दिखाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर के उजियारपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम कोई मुख्यमंत्री प्रत्याशी नहीं है, हमको जहां काम मिला है वो बहुत यश का काम है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से गठबंधन कर लिया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के ठंडा करने वाले बयान पर कहा कि पहले तू हमरा के ठंडा करी दे। नित्यानंद राय ने कहा कि पहले दोनों लोग भैंस का दूध दुहेंगे, फिर देखेंगे इसमें कौन पहले ठंडा हो जाता है। उन्होंने चुटकी लेते हुए बोला कि जो अधिक दूध दुहेगा वो जीतेगा। नित्यानंद राय ने कहा कि वह स्वयं ठंडा आदमी है तथा तेजस्वी यादव से कौन मुंह लगाने जाता है, उनके समीप सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बता दें कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व ढूंढने की कोशिश कर रही है बिहार के अंदर। और नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं दोस्तों केंद्र के सरकार में, कहीं न कहीं बीजेपी नित्यानंद राय के सहारे यादव वोटों को अपने साथ में लाने की कोशिश कर रही है और
तेजस्वी यादव के बयान पर नित्यानंद राय जो तल्खी वाला बयान दे रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई देता है कि यादव वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताइए। क्या बीजेपी नित्यानंद राय को सामने रखकर क्या यादव समुदाय के वोट ले पाएगी? आप लोग को क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी करेगी पंजाब में कार्यकारिणी का पूर्ण गठन। नए नेताओं को मिल सकती है जिम्मेदारी। कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेता जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उन सभी को एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। वहीं पर नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए जेडीयू नेताओं ने भरी हुंकार। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर 14 में से 7 यूनिवर्सिटी में निर्दलीय और दूसरे दलों के प्रत्याशी ने चुनाव जीता। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं रही। एबीवीपी और एनएसयूआई के कई सारे कैंडिडेट चुनाव हार गए। दोस्तों 7 यूनिवर्सिटी के अंदर तो निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने का विषय है। वहीं आपको बता दें कि चाचा नीतीश कुमार को लाल किले पर झंडा फहराने के मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तेज प्रताप यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चाचा नीतीश कुमार को लाल किले पर झंडा फहराने के मुकाम तक पहुंचाएंगे। हम भतीजा हैं, इतना तो कर ही सकते हैं उनके लिए। दोस्तों अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को भी हो सकता है, क्योंकि वो आसानी से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और ऐसे में देखते हैं कि आगे की राजनीति किस तरीके से अनफोल्ड होती है, यानी खुलकर सामने आती है। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर महिला से रेप के आरोप में बीएसएफ के 2 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग देखने को मिली है। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल सीमांत के अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। हालांकि इस मामले पर टीएमसी के लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी डिफेंस में कई सारी बातें कर रही है। लेकिन जो अंतिम गोल होना चाहिए, उस महिला को न्याय मिलना होना चाहिए, न कि पॉलिटिकल छींटाकशी करने का मामला होना चाहिए। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये है कि बीजेपी ने अन्य दलों की सरकार गिराने के लिए 6300 करोड़ रुपए का खर्च किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतना अगर केंद्र सरकार खाद्य सामग्री और वस्तु एवं सेवा कर पर खर्च कर देती, यानी जीएसटी पर खर्च कर देती, तो लोगों को राहत मिल जाता। लेकिन भाजपा सरकार का ये उद्देश्य ही नहीं है। उनका काम केवल विपक्ष का विधायकों को तोड़कर उनके सरकार को गिराने का एकमात्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। 6300 करोड़ जैसे भारी भरकम अमाउंट खर्च किए जा रहे हैं विधायकों को खरीदने में, ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वहीं पर शिवसेना ने सामना में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि अलकायदा से कर दी ऑपरेशन लोटस की तुलना। पूछा इतना डर क्यों है? असल में केंद्र सरकार और उनके प्रमुखों को 2024 को लेकर डर लग रहा है। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद इन लोगों को डर क्यों लग रहा है? इनका एक ही उत्तर है, उनका बहुमत पवित्र नहीं है, वो चुराया गया है। यानी जनता से लिया गया बहुमत नहीं है बल्कि चुराया गया बहुमत है इनके पास। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के अंदर कई सारी और बड़ी बातें कही है। दोस्तों वहीं पर न्याय को लेकर, यानी बिल्किस बानो के न्याय को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के फैकल्टी स्टाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी है चिट्ठी। कहा सरकार के कृत्य से हम स्तब्ध हैं। वही दोस्तों गुलाम नबी आजाद का भाजपा में शामिल होने से इंकार। कहा जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाऊंगा। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें नई पार्टी के गठन की घोषणा करने की कोई जल्दी नहीं है, फिर भी वो जल्द इसकी घोषणा करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नजदीक है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो आजाद के बाद मनीष तिवारी के बगावती तेवर। कहा मैं कांग्रेस पार्टी में किराएदार नहीं हूँ, हिस्सेदार हूँ। दिल्ली में गुलाम नबी आजाद से उन्होंने मुलाकात की खबरें आ रही है। आनंद शर्मा ने भी गुलाम नबी आजाद से शायद मुलाकात की है। इस तरीके की अपडेट है। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष तिवारी लोकसभा के सदस्य हैं, आनंदपुर साहिब से चुनाव जीत कर आए हैं। मुझे लगता है कि 2020 और 20 दिसंबर को सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में सहमति बन गई होती तो सीनियर नेता पार्टी छोड़कर नहीं जाते। ये बयान मनीष तिवारी ने दिया है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा दिए जाने के एक दिन के बाद आनंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों हो सकता है उनकी तरफ से भी कुछ बड़े फैसले लिए जाए। एक और बड़ी खबर की माने तो गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा दिए जाने के एक दिन के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इसके लिए हम उन पर दबाव भी डालेंगे। उनके अलावा कोई हमारे सामने विकल्प नहीं है। राहुल गांधी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक और बड़ी अपडेट ये है कि बंगाल में घोटाले पर बीजेपी के नेता का बहुत ही शर्मनाक और एक तरीके से कहे तो दोस्तों उत्साहने वाला बयान है। दरअसल बीजेपी के नेता ने कहा, दिलीप घोष ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब टीएमसी के नेता सार्वजनिक तौर पर पीटे जाएंगे। आप लोग को याद होगा कि आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें दिलीप घोष को कुछ युवक पीछे से चांटा मारते हैं और धक्का दे देते हैं। दोस्तों तो ऐसे में दिलीप घोष को समझना चाहिए कि जो उनके साथ हुआ है जरूरी नहीं है कि सभी के साथ होगा, क्योंकि टीएमसी की राज्य में सरकार है तो विरोध तो करेंगे क्योंकि बीजेपी के नेता है दिलीप घोष। लेकिन इस तरीके से कि पीटे जाएंगे, ये शब्द कहीं न कहीं दिखाता है कि राजनीति में कितने निम्न स्तर की चीजें बोली जा रही है और लोगों को उकसाने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा हैदराबाद ने भाजपा के सर्जिकल स्ट्राइक को फेल कर दिया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में गिरफ्तार बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह से अभद्रता वाले भाषण से जुड़े मामले पर शनिवार को प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ने भाजपा की सर्जिकल स्ट्राइक को असफल कर दिया है। यानी दोस्तों अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि कहीं न कहीं इसके पीछे सोची समझी साजिश है। जिस तरीके से अचानक वीडियो दिया गया, प्रायोजित वीडियो दिया गया, उसके बाद प्रोटेस्ट किए गए, कई जगह पत्थर फेंकने की खबरें भी सामने आई थी। एक
तरीके की सोची समझी साजिश के तहत पूरा तंत्र काम कर रहा था। ओवैसी भी इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं दोस्तों, और इस तरीके से बातें उन्होंने कहते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती थी, लेकिन जनता ने बीजेपी के सर्जिकल स्ट्राइक को फेल कर दिया। वहीं दोस्तों जिला कलेक्टर से नाराज नजर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में हेमंत सोरेन के भाई दुमका से विधायक बसंत सोरेन नदारत नजर आए, जिसके बाद झारखंड में सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। हालांकि ये पारिवारिक मामला हो सकता है, इतना बड़ा इश्यू नजर नहीं आता है, लेकिन जो भी अपडेट आएगी इस मामले से जुड़ी हुई भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मुख्तार अंसारी की पत्नी आशिफा अंसारी के खिलाफ ईडी ने जारी किया है लुकआउट नोटिस। वहीं हमारे मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि मंत्री कौन बन गया, ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा खेल कभी नहीं हुआ था। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर यह निशाना साधा है। वहीं दोस्तों प्रियंका गांधी की तरफ से आज भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप के मुकाबले को लेकर शुभकामनाएं दी गई है। अगर आप भी अपने भारतीय टीम को शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। बेस्ट ऑफ लक इंडियन टीम जरूर लिखेगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।